चलिए देखिए, हम आपको बता दिए क्या बाबू कि अब सारी किरण पुंज किसको कहेंगे। तो जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाएगी तब हम उसे क्या बोलेंगे, अब सारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, देखिए एक दूसरे के क्या है, समांतर, तब हम उसे क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। अब देखिए, अब हमारे सामने है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, तो जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, तब हम उसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। देखिए लिखा हुआ वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें आपको एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाएगी तब वो कहलाएगी अपसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर रहेगा तब उसे बोलेंगे समांतर किरण पुंज। चलिए लिख लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि पारभासी पदार्थ क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है और अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो देखिए, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूरा पूरा पार हो सके। ठीक है, जैसे कि हवा है, हवा में आप टॉर्च मारिएगा तो लाइट इधर से उधर चल जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। ठीक है, जल है तो जल में भी प्रकाश जो है पूर्ण रूप से क्या होता है, पार हो जाता है। और शीशा जो होता है, कांच, उसमें भी प्रकाश पूर्ण रूप से क्या होता है, पार हो जाता है। तो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूरा के पूरा पार कर जाए तो उसे बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार पूर्ण रूप से हो जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इस तरीके लिखा हुआ है परिभाषा, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से क्या करता है, पार कर जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। उदाहरण में कांच, हवा, पानी आदि। ठीक है, कभी कभी यहां से सवाल पूछ देता है कि पारदर्शक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि पारदर्शक माध्यम जो होता है, ठीक है, वो आपको दो प्रकार का होता है। पारदर्शक माध्यम कितने प्रकार के, दो प्रकार के। ठीक है, पारदर्शक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रोजेक्टिव में पूछेगा कि पारदर्शक माध्यम कितने प्रकार के, तो कितने प्रकार के बताना है, दो प्रकार के। पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब देखिए पारभासी, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार करेगा, हल्का हल्का प्रकाश पार करेगा, तब उसे बोलेंगे हम लोग पारभासी पदार्थ। जैसे कुहासा के दिन में आप लोग देखते होंगे, ठीक है, कि गाड़ी का जब लाइट जो चलता है तो उससे थोड़ा थोड़ा मात्रा में कुहासा से प्रकाश जो होता है क्या होता है, पार कर जाता है। पूर्ण रूप से लाइट पूरा के पूरा पार नहीं करता। जैसे जैसे हम लोग नजदीक जाते हैं वैसे वैसे हमें कोई वस्तु क्या आती है, नजर आती है, क्योंकि कुहासा में प्रकाश पूर्ण रूप से गमन नहीं करता। अगर पूर्ण रूप से प्रकाश गमन करेगा तब वो वस्तु हमको साफ साफ दिखाई पड़ेगा, और जब पूर्ण रूप से गमन नहीं करेगा, धुंधला पार करेगा, तो वस्तु थोड़ा थोड़ा नजर आएगा। तो पारभासी पदार्थ किसको कहेंगे, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का एक छोटा सा अंश जो है, ठीक है, भाग पार कर पाता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं पारभासी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश का एक छोटा सा भाग क्या होता है, पार कर जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ। इसमें आपका उदाहरण आएगा कुहासा हो गया, बादल हो गया,
घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा हुआ जो है आपका कागज हो गया, ये सब हमारे क्या है, पारभासी पदार्थ के उदाहरण है। यहां से इसमें सवाल एक ये आता है कि तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, किस पदार्थ का उदाहरण है? तेल लगा हुआ क्या बाबू, कागज, किस पदार्थ का क्या है, उदाहरण है? तो क्या मारिएगा आप लोग, पारभासी पदार्थ, ठीक है। जिस पदार्थ से प्रकाश हल्का हल्का पार करेगा वो कहलाता है पारभासी, और जिस पदार्थ से प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाता है, आर पर हो जाएगा, वो हमारे क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ। अब हम पढ़ेंगे अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। तो अपारदर्शी पदार्थ इसको कहेंगे तो जिस पदार्थ से प्रकाश पार ही ना कर पाए, जैसे कि ईंट, आप तो देखें ईटा से प्रकाश पार नहीं होता है, आप उस पर टॉर्च मारिए तो ईटा के ऊपर आपका जो है लाइट गमन करने वाला नहीं है। तो जिस पदार्थ से प्रकाश पार नहीं हो सके उसे हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे दीवार हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है, ये सब हमारा क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार करेगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। और जिस पदार्थ से प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार करेगा, थोड़ा थोड़ा पार करेगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। और जिस पदार्थ से प्रकाश पार ही ना कर पाए उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहां तक। चलिए देखिए, अब हम लोग अपारदर्शी पदार्थ का परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जो है वो आपका पार नहीं कर पाता है उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। देखिए परिभाषा लिखा हुआ, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देते हैं उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पेंट, पत्थर इत्यादि। अब हम पूर्ण रूप से पढ़ लिए पारभासी के बारे में, पारदर्शी के बारे में और अपारदर्शी के बारे में। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे बाबू, तो प्रकाश कहीं से आया, ठीक है, कोई सतह पर पड़ा और सतह से पड़ने के बाद वो टकरा कर क्या करेगा, लौटेगा। इस लौटने की घटना को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए, ये कोई आपका सतह है, यहां से कहीं से भी हमारा प्रकाश आएगा, ठीक है, आने के बाद क्या करेगा, इस सतह पर क्या करेगा, पड़ेगा, पड़ने के बाद इस सतह से टकरा कर कहां लौटेगा, वापस। तो ये लौटने की घटना ही हमारा क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, ठीक है। प्रकाश आ रहा है, सतह पर पड़ रहा है, पड़ने के बाद क्या हो रहा है, टकरा कर लौट रहा है, तो ये लौटने की घटना हमारा क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। लिख दी है परिभाषा, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, वस्तु रहे, सतह रहे, कुछ भी रहे, टकराकर क्या करेगा, लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का किसी वस्तु या सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहेंगे, परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का किसी वस्तु या सतह से टकरा कर क्या करना, लौटना, और लौटने की घटना हमारे क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से संबंधित पद, ठीक है, ये दोनों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यहां तक आप लोग लिख लीजिए। देखिए बाबू, अब हम चर्चा करेंगे प्रकाश के परिवर्तन के क्या नियम के बारे में, ठीक है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, ठीक है, तो जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उस नियम को बोलते हैं परिवर्तन के नियम। ये कह रहा है कि प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, मतलब टकराकर क्या करती है, लौटती है, टकरा करके लौटेगी, उन नियम को क्या बोलेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का किरण कोई सतह पर जब आती है
और उससे क्या करती है, टकराती है, और टकराने के बाद क्या करेगी, लौटेगी। तो उस जिन नियमों का पालन करते हुए क्या करती है, लौटती है, उस नियम को क्या बोलते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम संबंधित कुछ पद के बारे में। इसके बारे में, प्रकाश के परिवर्तन के नियम संबंधित पद। इस पद में क्या होगा कि मान लीजिए कि सबसे पहले कोई एक सतह है, ये क्या आपका सतह, जिससे प्रकाश क्या करेगी, टकराएगी। तो इस सतह को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक है, जिस सतह से प्रकाश क्या करती है, प्रकाश की किरण आने के बाद टकराती है, तो उस सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। ठीक है, इस सतह पर कहीं ना कहीं से कोई किरण आएगा, ये किरण क्या कर रहा, आ रहा है, और जिस बिंदु पर आएगा वो बिंदु हमारा कहलाएगा आपतन बिंदु। ये बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, यहां पर लिख देते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, जो किरण सतह पर आएगा उस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। और जो किरण आएगी वह किरण क्या कहलाएगा, आपतित किरण। जो किरण सतह पर आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलेगा, पड़ेगा, उस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। अब यहां से आने के बाद क्या करेगा, इस सतह से टकराकर वापस लौटेगा। तो जो किरण सतह से टकराकर वापस लौटती है उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में इस आपतन बिंदु पर एक लंब डालते हैं, इस प्रकार से। ये लंब हमारा कहलाता है अभिलंब। ठीक है, अब इस प्रकार क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब ये दोनों के बीच में एक कोण बनता है। इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण कोण। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये हुआ परावर्तित किरण और ये हुआ अभिलंब। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा, तो ये कोण हमारा कहलाएगा परावर्तन कोण। यही सब हमारे हुए परावर्तन के नियम संबंधित पद, जिसमें पहला हुआ परावर्तक सतह। तो जिस सतह से प्रकाश से किरण टकरा कर क्या करेगा, वापस लौटेगा, उस सतह को बोलेंगे परावर्तक सतह। फिर हमारा हुआ जो किरण आएगी उस आने वाली किरण को आपतित किरण। जिस बिंदु पर आएगी बिंदु को आपतन बिंदु। ठीक है, 3 पद हुआ। सतह से टकराकर वापस लौटेगी किरण, तब हमारा कहलाएगा परावर्तित किरण। ठीक है, फिर क्या बोले कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब डालेंगे, वह हमारा लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब। फिर क्या बोले कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनेगा, उस कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। इसको सूचित किया जाता है आई से। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। फिर हम क्या बोले कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनेगा, उसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। इसे सूचित किया जाता है आर से, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, आपको जो है आपतित कोण को, आपतन कोण को आई से, इंसिडेंट एंगल, आप परावर्तन कोण को आर से क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। चलिए यहां तक आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए। देखिए बाबू, अब हम पढ़ेंगे, आपको बता दिए कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम के संबंधित पद आपका जो है आपतित किरण है। ठीक है, आपतन बिंदु है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है। ठीक है, आपका आपतन कोण है, परावर्तन कोण है। ठीक है, अब इन सबों का हम क्या पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा सबसे पहला आपका कहता है क्या, आपतित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण किसको कहेंगे, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, कोई अगर सतह है उस सतह पर पड़ने वाली किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है,
अब देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से क्या करती है? टकराती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई सतह है, इस सतह पर किरण आएगा तो उसे बोलेंगे आपतित किरण। लेकिन आने के बाद ये कोई ना कोई बिंदु से क्या करेगा? वो टकराएगा। टकराएगा तभी तो कहाँ लौटेगा? वापस लौटेगा। और जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में वापस आएगा। अगर हवा से कोई किरण आया है तो कहाँ जाएगा? हवा में जाएगा। कांच माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आया सघन माध्यम से तो सघन माध्यम में जाएगा। और विरल माध्यम से आया तो कहाँ जाएगा? विरल माध्यम जाएगा। माध्यम में परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। माध्यम में परिवर्तन अगर होगा तब हम उसको पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो हम किस में उसको चर्चा करेंगे? प्रकाश के अपवर्तन में। लेकिन परावर्तन में क्या होता है कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है पुनः कहाँ लौटती है? उसी माध्यम में लौटती है। देखिए आपतित किरण सतह पर आएगा, किरण आपतित किरण आएगा और सतह के जिस बिंदु से टकरा कर क्या करेगा? लौटेगा। तो उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और जो किरण उस बिंदु से टकराकर पुनः कहा जाएगा? उसी माध्यम में जिस माध्यम से वह आया था, तो उसी किरण को हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। इसे देखिए आपतन बिंदु लिखा हुआ, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से क्या करती है? टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण जिस माध्यम से चढ़कर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए अभिलंब किसको कहेंगे? किसी भी सतह पर खींचे गए लंब को, अगर कोई सतह है और उस सतह पर हम क्या डालते हैं? लंब डालते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। देखिए लिखा हुआ किसी सतह पर खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब। अब हम पढ़ेंगे आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए देखिए हम पढ़ेंगे आप किसके बारे में? आपतन कोण के बारे में। तो आपको बताया क्या कि आपतन कोण किसको कहेंगे? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। परिभाषा लिखा हुआ है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। इसे आई से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। किस सूचित करेंगे? आई से। परावर्तन कोण किसको कहेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को किस सूचित किया जाता है? आर से। अब हेडिंग डालिए प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखें। और प्रकाश के परिवर्तन के आपके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? अब दोनों नियम के बारे में लिखें। देखिए बाबू, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। कभी कभी आता है बोर्ड में लिखने के लिए कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखो, तो लिखना क्या है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम हमारा कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आप देख भी सकते हैं फिगर में, आपतित किरण ये हुआ, ठीक है, ये आपका हुआ परावर्तित किरण और ये आपका है अभिलंब। तीनों देखिए एक ही समतल में, ठीक है। तो पहला नियम हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब तीनों क्या होंगे? एक ही समतल सतह पे होते हैं। दूसरा नियम कहता है बाबू कि आपतन कोण जो आपका होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। मतलब आपतन कोण आई बराबर किसको होगा? परावर्तन कोण आर। यही हमारे प्रकाश के परिवर्तन के कितने हैं? दो नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए लिख लीजिए आप लोग।